दोस्तों, यूक्रेन जो खुद रूस से लड़ रहा है, जो पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है, उसी यूक्रेन का विदेश मंत्रालय आज भारत के खिलाफ क्यों भड़क उठा? और उधर कतर, यूएई और सऊदी ने अचानक अपनी गैस फैसिलिटी क्यों बंद कर दी? क्यों कहा जा रहा है कि अगले 14 दिनों में मिडिल ईस्ट की गैस सप्लाई जीरो हो सकती है? 5.8 मिलियन टन का शॉर्टफॉल और दुनिया के पास कोई प्लान भी नहीं है, लेकिन भारत के पास है। सवाल ये नहीं है कि संकट आएगा या नहीं, सवाल ये है भारत ने ऐसा कौन सा प्लान भी तैयार किया है जो बाकी दुनिया के पास नहीं है। चलिए पहली अपडेट से शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, जरा सोचिए, जब कोई आपके घर में छुपकर सेंध लगा रहा हो और पकड़े जाने पर उल्टा आप ही पर चिल्लाने लगे, तो आप क्या कहेंगे? आप भी यही कहेंगे ना कि आप चिल्लाने से क्या होगा, ये सब कांड करने से पहले सोचना था। बिल्कुल यही कहानी इन दिनों भारत, यूक्रेन और म्यांमार के बॉर्डर पर चल रही है। कहानी शुरू होती है हमारे शांत और खूबसूरत राज्य मिजोरम से, जहां एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बड़ा पर्दाफाश करते हुए 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा और गिरफ्तार किया है। इन पर बिना इजाजत घुसपैठ और कुछ बेहद संदिग्ध गतिविधियों का आरोप है। अब आप सोचेंगे कि ये 7 विदेशी लोग मिजोरम में कर क्या रहे थे? खुलासे ऐसे हैं जो किसी हॉलीवुड स्पाई फिल्म की कहानी लगते हैं। एनआईए के मुताबिक ये लोग भारत को एक ट्रांसिट कॉरिडोर बनाने की फिराक में थे। आसान भाषा में समझें तो ये यूक्रेनी और अमेरिकी नागरिक भारत के रास्ते म्यांमार के उग्रवादियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। कैसी ट्रेनिंग? आधुनिक युद्ध तकनीक और घातक ड्रोन उड़ाने की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका मकसद या तो म्यांमार के गृह युद्ध में हाईटेक हथियार सप्लाई करना था, या फिर भारत के खिलाफ ही कोई बड़ी साजिश रचना। इन्होंने मिजोरम को ही क्यों चुना? क्योंकि ये राज्य म्यांमार से सटा है। एनआईए का मानना है कि बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले कुछ स्थानीय लोग चंद पैसों के लालच में इन विदेशियों की सीमा पार करने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इन विदेशियों का मास्टरमाइंड कौन है? इन्हें फंडिंग कहां से मिल रही है? जांच जारी है और खबर यह भी है कि इनके ग्रुप के 8 और यूक्रेनी नागरिक अभी एनआईए के रडार पर हैं। अब इस कहानी में आता है एक नया मोड़। यूक्रेन का विदेश मंत्रालय इस गिरफ्तारी पर बुरी तरह भड़क गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने इसे अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए अपने नागरिकों की तुरंत रिहाई की मांग की है। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने तो भारत पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ये रूसी नागरिक होते तो क्या भारत इन्हें गिरफ्तार करता? भारत बिना सबूत हमारे लोगों को आतंकी गुटों से जोड़ रहा है। उन्होंने भारत से तुरंत काउंसलर एक्सेस, अपने नागरिकों से मिलने की इजाजत मांगी है और इस गिरफ्तारी को तमाशा बताया है। भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों जरा खुद सोचिए, टूरिस्ट वीजा के नाम पर भारत आना, उन प्रतिबंधित इलाकों में जाना जहां विदेशियों की एंट्री बैन है और वहां जाकर ऐसी संदिग्ध ड्रोन एक्टिविटी करना, क्या ऐसे लोगों को यूं ही खुला छोड़ देना चाहिए? हमारे देश ने पहले ही पाकिस्तान की तरफ से बहुत दंश झेला है। क्या अब म्यांमार बॉर्डर से भी ये सब होने दें? अब इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस सुनिए। आखिर हमारी एजेंसियों को इन घुसपैठियों की भनक लगी कैसे? ये खुफिया इनपुट किसी और ने नहीं, बल्कि सीधे रूस ने दिया था। जी हां, हिंदुस्तान टाइम्स और कई अन्य रिपोर्ट्स में यह साफ बताया गया है कि रशियन इंटेलिजेंस ने ही सबसे पहले भारतीय एजेंसियों को अलर्ट किया था कि ये 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक म्यांमार में उग्रवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी रशियन टिप ऑफ ए के बाद ही एनआईए का ये बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ और ये लोग धरे गए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट की तरफ। अब तक जो हो रहा था वो सिर्फ शुरुआत थी। असली झटका अब आने वाला है और उसका असर सीधे भारत पर पड़ेगा। दरअसल एक कहावत है, जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है अक्सर वही सबसे पहले उसमें गिरता है। मिडिल ईस्ट में वो कुआं अब तैयार हो चुका है और अब बारी है उसमें गिरने की। यूएई ने जीरो गैस प्रोडक्शन अनाउंस कर दिया, यानी फिलहाल वहां गैस का उत्पादन पूरी तरह रोक दिया गया है। कतर की दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी ऑफलाइन हो चुकी है और ईरान की डांसिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिन्हें इंटरसेप्ट करना नामुमकिन साबित हो रहा है, अभी भी थमी नहीं है। पर असली सवाल यह है, इस तबाही की सबसे भारी कीमत कौन चुकाएगा? यूरोप, पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत? जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हमने आपको पहले ही आगाह किया था, जितना ये युद्ध बढ़ेगा उतना डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट को रेत पर ला खड़ा करेंगे, और अब वो वक्त आ गया है। मिडिल ईस्ट की वो ऑनल गैस और एनर्जी जो दशकों से पूरी दुनिया को चलाती आई है, वो अब एक एक करके बुझती जा रही है। यूएई ने ऑफिशियली जीरो गैस प्रोडक्शन अनाउंस कर दिया है। कतर ने अपनी मेजर गैस फैसिलिटीज को बंद कर दिया है और ये सब हो रहा है ईरान के लगातार हमलों की वजह से। अब सवाल उठता है, ईरान अटैक क्यों कर रहा है? तो दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं। 19 मार्च की रात करीब 10:30 बजे एक बड़ी खबर आई। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। अब ये साउथ पार्स कोई साधारण गैस फील्ड नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है।
ईरान की मेजर गैस प्रोडक्शन यहीं से होती है। और अगर आप मैप पर देखें तो ईरान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहां खत्म होता है, वहीं से कतर का शुरू होता है। और कतर में इसी गैस फील्ड को नॉर्थ डोम कहते हैं, यानी एक ही गैस फील्ड दो देशों में बटी हुई। इसराइल ने मारा ईरान की तरफ, पर नुकसान दोनों को हुआ। और इसके जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। पर ये कोई साधारण मिसाइलें नहीं थीं। दुनिया इन्हें डांसिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स बुला रही है, क्योंकि ये हवा में इस तरह बल खाते हुए जाती हैं कि इन्हें इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये कई सारे टारगेट्स पर एक साथ हमला कर रही हैं। ये एक बात साफ कर देता है, ईरान की काउंटर अटैक करने की क्षमता खत्म नहीं हुई, वो अभी भी पूरी तरह इंटैक्ट है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हमने तो उनकी आर्मी खत्म कर दी, उनके पास बस 2-4 ड्रोन बचे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। कुवैत पर हमला हो चुका है, शुआइबा ऑयल फील्ड और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया जा चुका है। कतर की, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी को ईरान ने तबाह कर दिया है। वो वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, कैसे वो भरभराते हुए जल रही थी। और फिर ईरान ने कतर की रास लफान फैसिलिटी पर हमला किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी कॉम्प्लेक्स था, और अब ये ऑफलाइन है, बंद है, खत्म है। इसके अलावा यूएई का शाह गैस प्लांट, उस पर भी ड्रोन स्ट्राइक हुई, और यूएई की कई और गैस फील्ड्स को पूरी तरह शटडाउन करना पड़ा। अब आप कहेंगे, भाई इजराइल ने हमला किया तो ईरान एंड मिडिल ईस्ट के देशों को क्यों घसीट रहा है? क्योंकि इन्हीं देशों से यूरोप को गैस जाती है। कतर में यूरोपीय गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां से सीधे यूरोप को सप्लाई होती है। ईरान ने उसी को टारगेट किया है। और जब ट्रंप से पूछा गया, कतर के साथ तो आपका डिफेंस पैक्ट है, फिर कतर पर हमला क्यों हो रहा है, तो ट्रंप ने कहा, हमें तो पता ही नहीं था कि इजराइल ये हमला करने वाला है। पर दुनिया जानती है, बिना अमेरिकी शह के इजराइल इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। और अब ये युद्ध एनर्जी सिक्योरिटी तक पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत ने खुद ऑफिशियली कहा है, ये हमें इम्पैक्ट कर रहा है। असली सवाल यह है, मिडिल ईस्ट की गैस प्रोडक्शन जब जीरो की तरफ जा रही है, तो ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर होगा, और कैसे ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। दोस्तों, जो अटैक कतर, यूएई एंड कुवैत पर हुए हैं, उनसे गैस प्रोडक्शन पूरी तरह ठप हो चुकी है। अब अगर कतर आज भी अपनी गैस फैसिलिटी को रीस्टार्ट करना चाहे, तो कम से कम 14 दिन लगेंगे। पहले हमले से बड़े तापमान को कम होने देना होगा, फिर डैमेज्ड इक्विपमेंट ठीक करने होंगे, फिर एलएनजी प्रोड्यूस होगी, और तब जाकर फुल ऑपरेशन में आएगी। और यूएई की हालत भी अलग नहीं है। अब जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया को लगभग 19% गैस सप्लाई करता है। अगर इसे रिप्लेस करना हो तो अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, ट्रिनिडाड, इन सब को मिला दो तो सिर्फ 2 मिलियन टन की सप्लाई बन पाएगी, जबकि शॉर्टफॉल है 5.8 मिलियन टन का। यानी दुनिया को गैस की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। और एक और बात, मिडिल ईस्ट की गैस में एक सल्फर का खास लेवल होता है। अमेरिका या रूस की गैस उससे बिल्कुल अलग होती है। जो इंडस्ट्री मिडिल ईस्ट की गैस पर चलती है, वो रातों रात अमेरिकी गैस पर शिफ्ट नहीं हो सकती। उन्हें अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना होगा। अब सबसे अहम सवाल, इस पूरी तबाही की सबसे भारी कीमत कौन चुकाएगा? वो देश जिसकी इकोनॉमी की नब्ज सिर्फ एक पाइपलाइन पर टिकी है, जो अपनी 99% गैस की जरूरत के लिए कतर का मुंह ताकता है, जिसके पास न डाइवर्सिफिकेशन है, न पैसा, न विकल्प। जब ये पाइपलाइन सूखेगी तो उस देश में कारखाने बंद होंगे, बिजली जाएगी, और एक इकोनॉमी जो पहले से जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, वो पूरी तरह ढह जाएगी। नाम तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान अकेला नहीं है, और उसके बगल में एक और देश है, बांग्लादेश, जो 70% गैस के लिए कतर का मोहताज है। वही देश जो कुछ महीने पहले तक भारत को आंखें दिखाता था। जो बांग्लादेश कल तक भारत को धमकियां देता था, वो अब भारत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा और कहेगा, प्लीज हमें गैस दो। और भारत इस तूफान में एक मजबूत पेड़ की तरह खड़ा है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में गैस का योगदान सिर्फ 6% है। हमारी ज्यादातर एनर्जी पेट्रोल, डीजल और कोयले से आती है, और भारत जो गैस इंपोर्ट करता है, उसमें मिडिल ईस्ट का हिस्सा सिर्फ 50% है, बाकी दूसरे देशों से आती है। यानी भारत ने अपनी गैस सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करके रखा है। असर पड़ेगा, पर उतना नहीं जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश पर। दोस्तों, सबसे भयानक तस्वीर तो यूरोप की है। 30% गैस की कमी। रूस पहले से दरवाजा बंद कर चुका है। सैंक्शन के बाद रूस ने खुद देने से मना कर दिया। अब मिडिल ईस्ट की बातें भी बुझ रही हैं। यूरोप की इकोनॉमी जो पहले से लड़खड़ा रही थी, अब एक ऐसे तूफान की चपेट में आने वाली है जिसके लिए वो तैयार नहीं था। दोस्तों, जो आग मिडिल ईस्ट में लगी है, उसकी लपटें अब हर महाद्वीप तक पहुंच रही हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। ये कोई साधारण युद्ध नहीं रहा। ये अब एक ऐसा युद्ध बन चुका है जो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को हिला रहा है, और जिसकी आंच हर देश तक पहुंचेगी।